हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम इडियम्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये इडियम्स जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हो, है ना, तो ये अलग होते हैं और कंपटीशन लेवल पे जब आप पढ़ते हो तो अलग होते हैं। उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, अलग नहीं होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। जब आप स्कूल लेवल पे होते हो तो आपको केवल 200 से 300 इडियम्स पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल लेवल से आगे जाते हो, कंपटीशन लेवल पे जाते हो, तो यही इडियम्स जो है आपको 2000, 3000, 4000, 5000 तक पढ़ने पड़ सकते हैं। आपको अपने स्कूल लेवल पे अगर देखना है तो वहां पे आपको इडियम्स के मीनिंग और उनके यूजेज आते हैं, और कंपटीशन लेवल में आपको इडियम्स के केवल ऑप्शंस क्लिक करने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अभी जो ये क्लास है ये स्पेशली स्कूल लेवल के लिए ही है, 6 to 12 के लिए है, और स्पेशली 12th क्लास के लिए जिनके पेपर में, जिनके एग्जाम में ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं, उनके यूजेस लिखने होते हैं। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जब वीडियो को आखिरी तक आप देखते हो तो ये सारे इडियम्स आपके हो जाएंगे, आप इन्हें अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है। सबसे पहला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ध्यान रखना, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद और डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलकर। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कई बार आशीर्वाद भेष बदलकर भी आता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि कोई चीज तकलीफ दे रही है, बट फाइनली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तब आपको लगता है कि ये जो हुआ वो अच्छा हुआ, है ना। तो आप बोलते हो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल देखो, डैड्स इलनेस वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी भी पिताजी अगर बीमार पड़ेंगे तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बट एक लड़का बोलता है कि डैड्स इलनेस वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पिताजी की बीमारी छिपा हुआ आशीर्वाद था। क्यों ऐसा था? इट ब्रॉट द फैमिली टुगेदर। इसने परिवार वालों को एक साथ ला दिया। परिवार वाले जो थे, उनके बच्चे जो थे वो दूर दूर रह रहे थे और कभी आ नहीं पा रहे थे काम की वजह से। कभी किसी को छुट्टी नहीं, कभी किसी को छुट्टी नहीं, बट पिताजी के बीमार पड़ने के बाद उन सभी लोगों को छुट्टी मिल गई। उन सभी लोगों ने छुट्टी ली और किसी तरह से घर पे आए। घर पे आए तो पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। जब पिताजी की तबीयत ठीक हो गई तो उसके बाद उन लोगों ने वो छुट्टी को खूब एंजॉय किया। तब जाके छुट्टी खत्म होने के बाद एक लड़के ने बोला कि अच्छा हुआ पिताजी बीमार पड़े, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो साबित हो गई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई होप आप इसको समझ में आ गए। दूसरा है अ मेडन स्पीच। देखो, मेडन का मतलब पहला होता है ना। मेडन का मतलब पहला होता है और एक दूसरा मतलब होता है वन हु इज नॉट मैरिड। तो जब भी ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है पहला। अ मेडन स्पीच, पहला भाषण। आप चाहो तो स्पीच की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो, तो भी वो आपका पहला हो जाएगा। मान लो आप पहली बार किसी यात्रा पे जा रहे हो, किसी जर्नी पे जा रहे हो, तो आप लिख सकते हो अ मेडन जर्नी। जो आपके पेपर में आएगा वो यही आएगा, अ मेडन स्पीच। बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेडन जर्नी लिखा हुआ है तो पहली यात्रा है, मेडन वॉयेज लिखा हुआ है तो पहली समुद्री यात्रा है, मेडन स्पीच प्रथम भाषण। हर मेडन स्पीच वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव। जो उसका मेडन स्पीच था वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव का मतलब बहुत ही शानदार था, बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। लॉयन शेयर, लॉयन का हिस्सा। लॉयन का हिस्सा मतलब जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो बड़ा हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड लॉयन शेयर। ही टुक अ लॉयन शेयर इन द प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होता है, ही टुक अ लॉयन शेयर, वो बड़ा वाला हिस्सा, जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो उसको ले लिया, उसने उसको ले लिया। या ही टेक्स अ लॉयल शेयर इन द प्रॉफिट, इंडेफिनिट में बना दो प्रेजेंट में, तो आप बोल सकते हो कि जो भी प्रॉफिट होता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा वो ले लेता है। क्लियर? अगला आइटम देखो, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कार्यवाही करना, स्पेशली किसी ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन के बाद, ठीक है ना। तो एक्ट अपॉन का मतलब होता है एक तरह से पूरा कार्यवाही करना। द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द इश्यू ऑफ सैनिटेशन। जो ऑफिसर है उसने काम किया, एक्टेड अपॉन द इश्यू ऑफ सैनिटेशन। जो सफाई का मुद्दा था, सफाई का काम था, उस पर उसने काम किया। उसको मिला होगा, आदेश आया होगा कि आपको ये काम करना है, तो उसने ऐसा काम किया। नेक्स्ट है हमारे पास एट होम। एट होम का मतलब होता है जब आप होम में होते हो तो कैसा फील करते हो, बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, इसीलिए एट होम का मतलब होता है अपना सा महसूस करना, कंफर्टेबल फील करना। तो देखो लिखा हुआ है सॉरी, एट होम, अपना सा महसूस करना। आई फील एट होम इन दिस होटल। ये वाला होटल बुक कर लो, इस होटल में मैं अपना सा महसूस करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो आई फील एट होम। एट लार्ज, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर। पकड़ से बाहर इन द सेंस कानून की पकड़ से बाहर, जो चीजें कानून की पकड़ से बाहर है तो उनके लिए यूज करते हो एट लार्ज।
हाउ कुड द थीफ बी एट लार्ज, कैसे वो चोर कानून की पकड़ से बाहर हो सकता था, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हाउ कुड द थीफ बी एट लार्ज, आप बोल सकते हो जैसे माल्या इस समय वो क्या है, कानून की पकड़ से बाहर है। द विजय माल्या इज एट लार्ज नाउ, तो वो क्या है इस समय कानून की पकड़ से बाहर, कोई भी कानून की पकड़ से बाहर है तो एट लार्ज। अगला अगेन देखो, ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप नहीं बोल रहे हो, जब आप सभी को शामिल करते हुए बोलते हो, सब कुछ देखते हुए बोलते हो, तो आप बोलते हो ऑल एंड सनड्राई। ये जो मैं नियम बता रहा हूं, ये नियम किसी एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, आप जो देख रहे हो सभी के लिए है। तो दिस इज फॉर ऑल एंड सनड्राई। देखो कैसे लिखा हुआ है, लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सनड्राई, मतलब जो कानून होता है वो एप्लीकेबल है टू ऑल एंड सनड्राई, सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अ क्लोज फिस्टेड मैन, देखो फिस्ट इज दिस वन इज फिस्ट, है ना, इस तरह से आप मुट्ठी बंद कर लो तो ये फिस्ट है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, वो व्यक्ति 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता, बहुत ही कंजूस आदमी है। सर क्या बताऊं, मेरा दोस्त इतना कंजूस है, मतलब क्लोज फिस्टेड मैन है, मुझसे तो बात करके किसी तरह से समोसे में से खा लेता है, बट जब उसकी बारी आती है तो बोलता है मैं तो पैसे ही नहीं लाया, मेरे पास पैसे ही नहीं, मेरे पैसे छूट गए, है ना, इस तरह से। माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, मेरे अंकल जो है वो क्लोज फिस्टेड मैन है, बहुत ही कंजूस व्यक्ति है, ठीक है। तो माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। अगला है अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब आपके बेड पे गुलाब बिछे हुए हैं, इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। बेड ऑफ रोजेज, सुख में होना, बहुत ही जैसे एट होम आप फील करते हो उसी तरह का कुछ है अ बेड ऑफ रोजेज। जैसे आप बोल दो द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो बहुत ही आरामदायक पोस्ट है, बहुत ही आराम में रहने वाली पोस्ट है। इसी तरह है इफ आई हैड अ मिलियन बक्स, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड बी इन अ बेड ऑफ रोजेज, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, इफ आई हैड अ मिलियन बक्स आई वुड बी, मैं होता इन अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही सुख में होता, बहुत ही आराम में होता, यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो। अ हार्ड नट टू क्रैक, देखो क्रैक का मतलब तोड़ना, और नट मतलब क्या होता है, जैसे मूंगफली आप खाते हो या अखरोट खाते हो, तो हार्ड नट टू क्रैक, उस नट को तोड़ना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, यानी कि कोई काम करना आसान नहीं है, ये इजी टास्क नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये सारे इडियम्स याद करने हैं, ठीक है ना, मुश्किल काम। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इवन अभी आपका एग्जाम होगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसी एग्जाम को पास करना इज अ हार्ड नट टू क्रैक। जहां मैंने इस तरह का साइन बना दिया ना, मैंने जगह बचाने के लिए ऐसा लिख दिया, मैंने उसी इडियम्स को बस लिखना था, तो मैंने वहां पे देखो ये जगह पे ऐसा साइन बना दिया, या फिर यहाँ पे ऐसा बना दिया, यहाँ पे ऐसा बना दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स, ध्यान रखना लेटर नहीं बोलना, अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी, स्कॉलर आदमी। माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, जो मेरे दादाजी हैं बहुत ही विद्वान आदमी है। सर मेरी जो चाची हैं या मेरी जो बुआ है, मेरे अंकल हैं, मेरे आंट हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी, आप किसी को भी बोल सकते हो, सर बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही लिटरेट, बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर, उन्हें अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, तो आप बोल सकते हो माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब बहुत ही विद्वान आदमी। एक बार आप सभी इडियम्स को फिर से देख लो। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ध्यान से बोलना, मेरे साथ बोलते रहना, अगर आपको याद ना हो जाए तो फिर कहना। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, छिपा हुआ आशीर्वाद। छिपा हुआ आशीर्वाद क्या, कि जो स्टार्टिंग में तो लगता है ऐसा नहीं है, मतलब कुछ नुकसान करेगा, बट फाइनली वो क्या होता है, अच्छा साबित हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ मेडन स्पीच, मेडन का मतलब क्या बताया, पहला, हाँ बिल्कुल, तो मेडन स्पीच का मतलब पहला भाषण। मेडन जर्नी तो पहली यात्रा। अ लॉयंस शेयर, एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसको आप बोलते हो लॉयंस शेयर। मेरा भाई हमेशा लॉयंस शेयर ले लेता है। ही या माई ब्रदर ऑलवेज टेक्स लॉयंस शेयर इन द प्रॉफिट, है ना। एक्ट अपॉन, कार्यवाही करना, है ना। द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द इश्यू ऑफ सैनिटेशन, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एट होम, कंफर्टेबल फील करना, अपने दोस्त के घर पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, ये वाला होटल बुक करिए पापा, इस होटल में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो आई फील एट होम इन दिस होटल। एट लार्ज, कानून की पकड़ से बाहर, कोई भी है, विजय माल्या इज एट लार्ज, तो वो कानून की पकड़ से बाहर है, ठीक है ना। हाउ कुड द थीफ बी एट लार्ज, कैसे वो चोर हो सकता है कानून की पकड़ से बाहर।
ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सभी लोग, सब कुछ, सबको शामिल करते हुए। लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सनड्राई, लॉ जो है वो नियम कानून है वो सभी के लिए अप्लाई करता है। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब क्या हो जाएगा, एक कंजूस व्यक्ति, बहुत ही जो मतलब पैसा ना खर्च करने वाला हो। आप बोल सकते हो माई ग्रैंडपा या फिर माई फादर, कई बार दादाजी भी बहुत कंजूस होते हैं। माई फ्रेंड इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो कंजूस व्यक्ति है। अ बेड ऑफ रोजेज, बहुत ही सुख में होना, यदि मेरे पास मिलियंस होता है, इफ आई हैड मिलियंस आई वुड बी इन द बेड ऑफ रोजेज, मैं बहुत ही आराम और सुख में होता। अ हार्ड नट टू क्रैक, एक मुश्किल काम, क्योंकि नट जो होता है वो अखरोट को आप बोल सकते हो, मूंगफली को बोल सकते हो। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो गया उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो एक बहुत ही कठिन काम। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। मैन ऑफ लेटर्स, बहुत ही विद्वान आदमी, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, तो ही विल बी कॉल्ड अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब उसको बोला जाएगा मैन ऑफ लेटर्स। माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स। क्लियर हो गया सभी को? ये 10 या 11 इडियम्स थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं इसको रफ करूंगा और 10 इडियम्स और लिखेंगे, ताकि कम से कम एक क्लास में हम 20 इडियम्स कर पाए। ये जितने भी इडियम्स आपको दिख रहे हैं ये सभी आपके 2017, 18, 19 या फिर 16, 15 इस तरह के पेपर में आए हुए इडियम्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास अ व्हाइट एलिफेंट। अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब अत्यधिक खर्चीली वस्तु। कैसे समझना है इसको, देखो हाथी, सफेद हाथी, पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जब भी राजा महाराजा गुस्सा होते थे अपने प्रजा से या किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को एक सफेद हाथी गिफ्ट कर देते थे, और ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी कि उस सफेद हाथी की देखभाल करे, उसको खिलाए पिलाए, और उसको खिलाने पिलाने में उसकी जान चली जाती थी। वहीं से ये इडियम निकल कर आया। और व्हाइट एलिफेंट बहुत ही अधिक खर्चीली वस्तु, जिसका भार झेलना मुश्किल हो। आप साइकिल चलाने भर की क्षमता रखते हो, साइकिल खरीदने भर की क्षमता रखते हो, और आप कार खरीद लोगे तो वो आपके लिए व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा। इवन आप एक अच्छी बाइक खरीद लोगे तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, व्हाइट एलिफेंट। समझ में आया? देखो, तो बाइंग अ फरारी, फरारी तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो बाइंग अ फरारी इज लाइक परचेसिंग अ व्हाइट एलिफेंट। अगर आप फरारी खरीदते हो तो वो आप ऐसा समझ लो कि व्हाइट एलिफेंट रखने के समान है। अगला है हमारे पास अ हार्ड पिल टू स्वेलो। देखो, पिल का मतलब दवाई और स्वेलो का मतलब निगलना। एक कठिन दवाई निगलने के लिए, यानी कि जिस चीज को स्वीकार करना मुश्किल हो। कोई भी बात अगर आपको बताई जा रही है तो आप वहां पे बोल सकते हो दिस इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो, आई कैंट बिलीव दिस, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, ये थोड़ा कठिन है, विश्वास करना मुश्किल है, इस चीज को पचाना। तो फेल्योर ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जब भी कोई एक अच्छा स्टूडेंट फेल होता है तो लोग बोलते हैं कि यार वो फेल हो गया, ये समझना परे है, थोड़ा सा इसे समझना मुश्किल है। दिस इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो। तो फेल्योर ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो, जिसको समझना, पचाना, जिसको है ना वो मुश्किल हो, स्वीकार करना। ऑल द वे, हर तरह से, बिना लिमिट के, बिना रिस्ट्रिक्शन के। ऑल द वे का मतलब होता है पूरी तरह से। सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, ऑल द वे, पूरी तरह से। आप ये बात बोल सकते हो, ये बात कमेंट कर सकते हो, और सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो जितना चाहो। ठीक है, तो देखो ही गॉट ड्रेंच्ड, ये एक बहुत बढ़िया वर्ड है ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। क्लियर? DRENCH, ही गॉट ड्रेंच्ड, वो भीग गया, इन द रेन, बारिश में, ऑल द वे, पूरी तरह से। आई एम विथ माई फादर ऑल द वे, मैं अपने पिताजी के साथ पूरी तरह से हूं, कि कोई उसमें लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर? अगला है एट बे। एट बे का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। कभी भी क्लास में आप जो भी लगता हो कि ये स्टूडेंट जो है ये आपको परेशान कर रहा है, आपके लाइफ, आपके करियर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे दूरी बना के रखो। कीप हिम एट बे, है ना, कीप हिम एट बे का मतलब है कि उसको दूर रखो, उससे दूरी बना के रखो। आई कीप माई सेल्फ एट बे फ्रॉम स्मोकिंग, है ना, मैं अपने आप को स्मोकिंग से क्या करता हूं, दूर रखता हूं। आई कीप माई सेल्फ एट बे फ्रॉम स्मोकिंग। क्लियर? अगला देखो, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इडियम है, और इस इडियम का यूज आप घर में बहुत करते हो। जब भी घर से मम्मी पापा आपके बाहर जाते हैं और आप भाई बहन घर पे होते हो और आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, तो आप घर का सारा सामान जो है इधर उधर बिखेर देते हो। सब कुछ, कभी तकिए वाली लड़ाई और कभी तरह तरह के खेल होते हैं, उसमें खेलकर आप सारा सामान इधर उधर कर देते हो। तो जब आपके मम्मी पापा घर आते हैं और वो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, तो वो उस टाइम पे बोलते हैं दिस इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है सब कुछ तितर बितर बिखरा पड़ा हुआ है। आई फाउंड माई रूम एट सिक्सेस एंड सेवेंस व्हेन आई गॉट बैक
होम। जब मैं वापस घर आया तो मैंने अपना कमरा कैसा पाया? एट 6s and 7s। जो मेरे भांजे थे, मेरे भतीजे थे, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू थे, उन लोगों ने क्या किया? मेरा कमरा बिल्कुल बिखेर के रख दिया था। तो आई फाउंड माई रूम एट 6s and 7s व्हेन आई गॉट बैक होम। अगला है हमारे पास एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब तो बिल्कुल आखिरी समय पे। आप अपने असाइनमेंट्स, अपने काम, अपने पेपर की तैयारी कब करते हो? जब बिल्कुल पेपर सर पे होता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि सर मैं तो हमेशा तैयारी करता हूं एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी समय पे। वी प्लान्ड अ पिकनिक, हमने पिकनिक की तैयारी की एट 11th आवर, बिल्कुल आखिरी समय पे। ध्यान रखना, जहां भी मैंने ऐसे कर दिया है तो ये वही इडियम्स के लिए मैंने एक साइन बना दिया है, लिखने के, न लिखने की जगह बचाने के लिए। बट ये आप पेपर में नहीं कर सकते, एग्जाम में ऐसा नहीं करना बिल्कुल। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। स्टूपिड्स आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। जो बेवकूफ होते हैं वो हमेशा हंसी के पात्र होते हैं, हमेशा मजाक के पात्र बनते हैं। क्लास में ऐसी बदमाशी कर देते हैं जिससे उन पे लोग हंसते हैं। तो दे आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर मतलब जैसा मौसम है उस हिसाब से आपका दोस्त है। इसका मतलब होता है सुख का साथी। जब आपके अच्छे दिन है तो आपके साथ वो खड़ा है, जैसे आपके बुरे दिन हुए, भाई सॉरी आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता आपको, है ना। आई ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फेयर वेदर फ्रेंड। मैं हमेशा दूरी बना के रखता हूँ। हालांकि उनको पहचानना मुश्किल होता है, फेयर वेदर फ्रेंड को पहचानना मुश्किल होता है, बट एक बार अगर पहचान लेते हो तो उनसे दूरी बना के ही रखो। वैसे भी आजकल के टाइम पे दोस्ती जो है फेयर वेदर फ्रेंड वाली ही अक्सर होती है। तो उनको पहचानो और जो भी आपको लग जाए कि ये फेयर वेदर फ्रेंड है तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। आई ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फेयर वेदर फ्रेंड। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड बहुत खूबसूरत इडियम है और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट। माई डैड इज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स। जितनी भी उनकी डीलिंग्स होती हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, इन हिज बिजनेस आप लिख दो, है ना, इन ऑल हिज बिजनेस या इन हिज बिजनेस, माई डैड इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही ईमानदार, ठीक है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही ईमानदार। चलो तो एक बार मैं फिर से इन सभी इडियम्स को रिवीजन करता हूँ। अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब हो गया बहुत ही खर्चीली वस्तु जो आपके पास है। जैसे बाइंग अ फरारी इज लाइक पजेसिंग अ व्हाइट एलिफेंट। मतलब अगर आप एक फरारी खरीद रहे हो तो वो कुछ व्हाइट एलिफेंट रखने के समान है, कि बहुत ही खर्चीली वस्तु, बहुत ज्यादा खर्च होने वाला आपका। अ हार्ड पिल टू स्वेलो। एक ऐसी दवा जिसको निगलना बहुत मुश्किल हो। बट इसका मीनिंग क्या है? एक ऐसी बात जिसको स्वीकारना बहुत मुश्किल हो, उसको स्वीकारा ना जा सके। फेल्योर ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो। ऑल द वे, पूरी तरह से। सर आई एम विथ यू ऑल द वे। आई सपोर्ट माई फादर ऑल द वे, पूरी तरह से। ही गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन ऑल द वे, पूरी तरह से वो बारिश में क्या हो गया? भीग गया। एट बे, दूरी बनाए रखना। आई कीप माई सेल्फ एट बे फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग से अपने आप को क्या करता हूं? दूरी बनाए रखता हूं। एट 6s and 7s, बिल्कुल तितर बितर। आई फाउंड माई रूम एट 6s and 7s when I got back to my room। जब मैं वापस अपने कमरे पे आया तो मैंने अपने कमरे को कैसा पाया? एट 6s and 7s। एट द 11th आवर, मैं कभी भी अपनी प्रिपरेशन कब करता हूं? एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी समय पे। वी प्लान्ड अ पिकनिक एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी समय पे हमने अपनी पिकनिक की तैयारी करी। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। स्टूपिड्स आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। जो स्टूपिड्स होते हैं वो हमेशा एक हंसी के पात्र होते हैं, एक मजाक के पात्र होते हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। अपने आप को हमेशा सुख के साथियों से दूर रखो, यानी कि जो समय पे साथ दे, समय पे साथ छोड़ दे, और जब जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आपके साथ रहते हैं। एबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही ईमानदार। मेरे पिताजी एबव बोर्ड हैं अपने बिजनेस में। माई फादर इज एबव बोर्ड इन हिज बिजनेस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो वाकई में आपको समझ में आया तो अपने कमेंट्स शेयर करो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी लोग स्पेशली 12th यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। 3 नंबर के ईडियम्स आपके आने वाले हैं, तो मैं आपको सारे ईडियम्स जो प्रीवियस ईयर में आए हैं 250-300, वो आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करा दूंगा, और आपको ये सारे ईडियम्स पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलेंगे। स्पेशली अगर आप 9th 10th 11th 12th में हो तो आप जरूर इस सेशन को फॉलो करो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।